So let's make it in two parts. I'll request Mr. Sharma ji to just introduce themselves and give us a short introduction on this QCU and the BI certification. And thereafter, I will take the part and I'll brief you other things. Verma sir, I think let's start it now, no? Yes, please, Okay. Please start. Good afternoon, everybody. Can you hear me all? I am audible? Audible, sir. Yes, you are very much audible. Okay. Good afternoon, everybody. मैं हिंदी में बोलूँगा तो ताकि मैं भी कंफर्टेबल हूँ, आप भी कंफर्टेबल रहें. बेटर. So थोड़ा इंग्लिश में भी बीच में रहेगा. ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स पहले ISI कहलाता था. 1947 में ISI बोलते थे. वो ISI का नाम अभी भी ISI मार्क में है. आप देख रहे हैं स्क्रीन पे जो ISI मार्क. जब आप सर्टिफाई हो जाएंगे BIS से तो आपको अपने शूज पे ISI मार्क अलाउ किया जाएगा लगाने के लिए. तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बना 1986 में. एक एक्ट आया, पार्लियामेंट में पास हुआ 1986 में, जिसमें BIS एक्ट बना. तो BIS को पावर दी गई कि आप प्रोडक्ट्स को कंपलसरी सर्टिफिकेशन कर सकते हैं. अब ये कंपलसरी सर्टिफिकेशन क्या है और किसकी क्या जरूरत है, आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि ज्यादातर हर कंट्री में सर्टिफिकेशन, प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन कंपलसरी है. उसमें जितने भी प्रोडक्ट्स उनके पास आते हैं, बाहर से आए चाहे उनके यहाँ बने, उन पे क्वालिटी मार्क होना जरूरी है. पर इंडिया में ये थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ, पर अब धीरे धीरे बहुत सारे आइटम्स सर्टिफिकेशन में आ रहे हैं. इसमें दो फायदे होते हैं. एक फायदा ये होता है कि क्वालिटी इंप्रूव करती है, कि स्टैंडर्ड के हिसाब से क्वालिटी बनती है जो BIS के स्टैंडर्ड है. और ज्यादातर BIS के स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स से मिलते हैं. उनके या तो उनको अडॉप्ट कर लेते हैं या उनके हिसाब से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड BIS में बनते हैं. दूसरा ये है कि जो इंडियन इंडस्ट्री है उसको बहुत बड़ा फायदा होता है, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर एक TBT है. TBT का मतलब टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड. जैसे ही आप क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जैसे इंडिया ने लाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने BIS को साथ मिलकर ये क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर, उससे ये होता है कि जो बाहर से जो शूज आते हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी ISI मार्क होना कंपलसरी है और जो इंडिया में बन रहे हैं उनके लिए भी होना कंपलसरी. तो ये क्वालिटी का एक एनवायरनमेंट बनाने के लिए इंडिया में ये क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर का बहुत बड़ा फायदा है. तो जैसे मैंने बताया कि BIS में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 1986 एक्ट के तहत बना था. अब एक नया एक्ट भी आ चुका है 2016 का, जो एक ISO IEC 17067 स्टैंडर्ड के ऊपर बेस्ड है. अब मैं आपको बताता हूं कि जो BIS के जो प्रोसेस है, जो BIS के लिए सर्टिफिकेशन के लिए जब हम जाते हैं, तो BIS के दो तरीके हैं, प्रोसीजर्स हैं. एक सिंप्लीफाइड तरीका है, एक नॉर्मल तरीका है. तो आप इसमें से कोई भी तरीका चूज कर सकते हैं. तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ऑलमोस्ट करीब 344 प्रोडक्ट्स कंपलसरी सर्टिफिकेशन में आ चुके हैं इंडिया में BIS के द्वारा. सो इसमें से इसके अतिरिक्त करीब 76 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन स्कीम है. वो दूसरी स्कीम चलती है BIS की, उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा आइडिया देंगे. तो BIS की कंपलसरी सर्टिफिकेशन में 344 प्रोडक्ट हैं, जिसमें शूज भी अब उसमें कंपलसरी सर्टिफिकेशन में आ चुका है. तो जैसा कि स्क्रीन पे बताया गया है कि BIS जो बॉडी बनी थी, वो बनी थी हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ स्टैंडर्ड्स, मार्किंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन. हार्मोनियस डेवलपमेंट का मतलब है कि जो भी बॉडी इंडिया में स्टैंडर्ड बनाती है या क्वालिटी सर्टिफिकेशन करती है, वो सब मिलकर BIS के साथ ये क्वालिटी की एनवायरनमेंट बने. ऐसा ना हो कि अलग अलग बॉडी अपने अपने स्टैंडर्ड बना के और अपना अपना सर्टिफिकेशन शुरू कर लें. तो इसलिए हार्मोनियस डेवलपमेंट बहुत होना जरूरी है इंडिया में या किसी भी कंट्री में. तो इसलिए BIS एक्ट लाया गया था. अब आप स्क्रीन पे भी देखेंगे कि करीब 20,000 प्रोडक्ट्स से ज्यादा, 20,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स के स्टैंडर्ड्स हैं BIS के पास. इनको इंडियन स्टैंडर्ड कहा जाता है. तो BIS ISO का मेंबर है. ISO एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैंडर्ड बनाती है इंटरनेशनल लेवल पे. जो ISO ने स्टैंडर्ड बना दिया इंटरनेशनल लेवल पे, वो हर कंट्री फॉलो करती है. तो BIS ने काफी स्टैंडर्ड्स ISO के अडॉप्ट कर रखे हैं. और एक और बॉडी है IEC.
इन दोनों के जितने भी स्टैंडर्ड बनते हैं बीएस उसको कोशिश करती है एज पर इंडियन एनवायरनमेंट उनको अडॉप्ट कर ले। तो ये तो बीएस में स्टैंडर्ड्स बनाने की एक प्रक्रिया है और करीब 20,000 से ज्यादा मैंने जैसे बताया उस पर स्टैंडर्ड्स हैं। इसमें कई तरह के स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे होता है कि शूज के ऊपर स्टैंडर्ड है, या घर में पंखे लगते हैं, या बल्ब है, या और सीमेंट है, या सरिया है, इसके ऊपर स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं। इसके अलावा टेस्ट मेथड्स के ऊपर भी स्टैंडर्ड्स हैं। टेस्ट मेथड मतलब कैसे शूज को टेस्ट करना है, उसके भी ऊपर स्टैंडर्ड है। तो ऐसे हर चीज के ऊपर, हर प्रोडक्ट के ऊपर टेस्ट मेथड्स के भी बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं। तो आप स्क्रीन पे देखेंगे कि काफी जगह पर, काफी फील्ड्स में बीआईएस ने, ऑलमोस्ट हर इंजीनियरिंग फील्ड में बीआईएस ने स्टैंडर्ड बना रखे हैं। और इसके लिए ये प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन स्कीम बीआईएस ने, अब क्वालिटी स्टैंडर्ड तो बन गए, पर उसको सर्टिफाई कौन करेगा, या उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको कौन सर्टिफाई करेगा कि ये स्टैंडर्ड के हिसाब से ये प्रोडक्ट बना है। तो इसके लिए बीआईएस की सर्टिफिकेशन स्कीम, प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन स्कीम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारी स्कीम्स हैं बीआईएस में। जो बीआईएस के लिए जो आईएसए मार्क स्कीम है उसको कहते हैं बीआईएस प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन स्कीम, ठीक है। तो प्रोडक्ट को सर्टिफाई करने की एक स्कीम बीआईएस ने लगाई। इसके लिए बीआईएस ने, बीआईएस एक्ट के बाद, जो बीआईएस एक्ट बना 2016 का, उसके बाद बीआईएस ने एक कंफॉर्मिटी असेसमेंट रेगुलेशंस निकाले, द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कंफॉर्मिटी असेसमेंट रेगुलेशंस 2018। सबसे पहले जो आप देखेंगे स्क्रीन पे, ये है द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कंफॉर्मिटी असेसमेंट रेगुलेशन 2018। कंफॉर्मिटी असेसमेंट का मतलब होता है कि सर्टिफिकेशन और टेस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब सर्टिफिकेशन भी करते हैं। सर्टिफिकेशन का मतलब आप विजिट्स करके, सैंपल ड्रॉ करके उसकी फैक्ट्री में भी टेस्ट करते हैं, और सैंपल लेके आप थर्ड पार्टी या थर्ड इंडिपेंडेंट लैब में भी आप उसको टेस्ट करते हैं। उसके बाद उस चीज को सर्टिफाई कर देते हैं, उसके ऊपर आईएसए मार्क लगा देते हैं। तो ये रूल्स हैं, ये लॉ है, रेगुलेशन जो बनाई है, जो देखेंगे बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कंफॉर्मिटी असेसमेंट रेगुलेशंस 2018, ये एक लॉ की तरह है। ये रेगुलेशन के हिसाब से ही ये स्कीम चलती है, जो प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन स्कीम है। और ये प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन स्कीम भी एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर बेस्ड है। उस स्टैंडर्ड का नंबर है ISO IEC 17067। ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो हर कंट्री ऑलमोस्ट फॉलो करती है। हर एक कंट्री में ये प्रेवलेंट है, वहां पर ये फॉलो होता है ये स्टैंडर्ड। और बीएस ने भी इसके आधार पर ये कंफॉर्मिटी असेसमेंट स्कीम, जो प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन स्कीम जिसपे आईएसए मार्क दिया जाता है, वो यहाँ पर 1956 से लागू है करीब। तो धीरे धीरे जब भी स्टैंडर्ड चेंज होता है तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते रहते हैं, पर 1956 से ये आईएसए मार्क स्कीम बीएस ने चालू कर रखी है। और आज भी ये स्कीम काफी पॉपुलर है वर्ल्ड ओवर। बीएस इंडिया में तो बीएस की स्कीम लागू है, पर हर कंट्री में जो नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी हैं वो अपने अपने ये स्कीम चलाती है, और ये सबसे पॉपुलर स्कीम कहलाई जाती है। इस स्कीम का नाम है टाइप ई। आप देखेंगे दूसरी उसमें नीचे लिखा है ISO IEC 17067 टाइप्स ऑफ कंफॉर्मिटी असेसमेंट स्कीम्स टाइप ई और शेड्यूल 1। जो टाइप ई जो है ये आईएसए मार्क स्कीम बीएस ने शुरू की है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से। अब शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 ये कंफॉर्मिटी असेसमेंट रेगुलेशन में लिखा गया है। ये सिर्फ एक हेडिंग है, अगर जब भी आप कभी पढ़ना चाहें तो बीएस की वेबसाइट में जाके बीएस ये रेगुलेशन निकाल के ये आप उसके ऊपर इसको पढ़ सकते हैं। तो ये तो हमारे बीएस की जो बेसिस है, जिस बेसिस पे हमने ये स्कीम बनाई है, वो उसका मैंने आपके बारे में बताया। तो इस स्कीम में मैं आपको जो मोटा मोटी जो स्पेशल फीचर्स हैं वो ऐसा है कि सबसे पहले जो एप्लीकेंट है वो उसको अप्लाई करना पड़ता है, अपने पूरे प्लांट एंड मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स के बारे में बताना पड़ता है, टेस्टिंग इक्विपमेंट लगाने पड़ते हैं। तो उनको बीएस को एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है। उस एप्लीकेशन के साथ बहुत सारी अटैचमेंट्स हैं जो बीएस में सबमिट करनी होती है। तो ये एक पहला प्रोसीजर है, पहला स्टेप है कि बीएस में कैसे अप्लाई करना है। तो मैं गुरमीत को बोलूंगा, एलएफ इंडिया वाले को, कि ये थोड़ा सा आपको विस्तार में बताए कि आपको लाइसेंस कैसे लेना है। और ये थोड़ा सा इस पर आप थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि
कोई भी चीज ऐसी ना हो कि आपको मिस कर जाए, तो ताकि आपको लाइसेंस लेने में परेशानी हो, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर आ चुका है और उसकी टाइम लिमिट भी है, तो तब तक सबको लाइसेंस भी लेना है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब जल्दी से जल्दी अप्लाई करने की कुछ भी गाइडेंस के लिए अवेलेबल। ये तो रेट कम नहीं है बहुत। Thank you, Sharma sir. Thank you for this brief introduction. I hope you guys can hear me. Verma ji, you can hear me? Hello. Yes, we can hear you. Okay, perfect. So अब हम start करते हैं एक small introduction about the BIS certification. जैसा शर्मा जी ने बताया, जो नया QC ऑर्डर निकला है, जो एक नया कानून बना है अभी कि आप सभी मैन्युफैक्चरर्स को अपने शूज और कंपोनेंट्स के ऊपर BIS सर्टिफिकेशन लेना है। और मैं आपको बता दूं उसका लास्ट डेट जुलाई 2021 है। बिफोर जुलाई 2021 आप सब लोगों को अपना ये सर्टिफिकेशन कराना है। तो बेसिकली ये BIS जो सर्टिफिकेशन है ये किसके लिए होता है, क्या इसकी एलिजिबिलिटीज हैं, कौन अप्लाई कर सकता है कौन नहीं अप्लाई कर सकता, उसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं। BIS लाइसेंस बेसिकली मैन्युफैक्चरर्स के लिए है। कोई भी फैक्ट्री हो गई, कोई भी प्लांट या मिल हो गया, जो भी ये शूज बनाता है वो लोग BIS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी तरह के डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, इंपोर्टर्स या एक्सपोर्टर्स, वो लोग BIS के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो सपोज यहाँ पे अगर कोई रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर को BIS लेना है और वो चाहता है कि वो ISI मार्क प्रोडक्ट मार्केट में भेजे, तो उसको अपने मैन्युफैक्चरर से बात करनी पड़ेगी और मैन्युफैक्चरर को ये सजेस्ट करना पड़ेगा कि आप एक BIS का लाइसेंस लें जिसके अंडर आप ये सारी प्रोडक्शन करें। तो ये सारा जो BIS का प्रोसीजर है ये बेसिकली मैन्युफैक्चरर्स के लिए है। अब इसमें एक पॉइंट ये आता है, कुछ लोगों की मल्टीपल फैक्ट्रीज होती है। सपोज एक यूनिट एक शूज के लिए है, एक यूनिट दूसरा एक और शूज के लिए या सैंडल्स के लिए बना रखा है, मल्टीपल काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग फैक्ट्रीज हैं। तो यहाँ पे ये समझना भी बहुत जरूरी है कि हर फैक्ट्री के लिए एक इंडिविजुअल लाइसेंस आपको अप्लाई करना पड़ेगा। हर फैक्ट्री के लिए BIS का ऑडिट होगा और BIS उस फैक्ट्री को पर्टिकुलर उस फैक्ट्री को उसके नाम से और उसके एड्रेस से लाइसेंस देगी। तो अगर किसी के 2 फैक्ट्री हैं तो उनको 2 लाइसेंस अप्लाई करने पड़ेंगे, किसी की 4 फैक्ट्रीज हैं तो 4 लाइसेंस अप्लाई करने। तीसरा उसके बाद इंपॉर्टेंट ये है, इसमें ये हम समझ सकते हैं, ये जो सर्टिफिकेशन है ये क्वालिटी कंट्रोल, जैसा कि वर्ड है क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर, उसके ऊपर है। सबसे पहले हमें ये इंश्योर करना होता है कि जो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं अपनी फैक्ट्री में, वो प्रोडक्शन प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल्ड वे में हो। उस मटेरियल को या जो भी आप लॉट शूज के बना रहे हैं वो प्रॉपर टेस्ट हो आपकी फैक्ट्री में और उसके बाद ही आप उसको डिस्पैच करें। तो एक टेस्टिंग फैसिलिटीज लगाना बहुत जरूरी है इसमें। इट इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फ्रॉम द BIS अथॉरिटीज। हर फैक्ट्री के अंदर एक छोटा सा लेबोरेटरी होगा जिसमें कि वो कुछ चुनिंदा टेस्ट जो BIS बताएगा कि ये पर्टिकुलर टेस्ट हैं जो आपको अपनी फैक्ट्री में करने हैं, वो टेस्ट की फैसिलिटीज उनके पास होनी चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हैं टेस्टिंग पर्सनल इन द लैब। हर फैक्ट्री के अंदर एक कॉम्पिटेंट इंजीनियर होना चाहिए, प्रोफेशनल, जो कि ये सारी टेस्टिंग कैरिड आउट कर सके। BIS सबके लिए स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करवाएगी, कौन कौन से टेस्ट करने हैं, उस पे किस किस तरह से टेस्टिंग प्रोसीजर्स होगा, कैसे आपको रिजल्ट्स देखने हैं, ईच एंड एवरी पार्ट BIS उसमें सारे आपको स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करवाएगी। बट आपके पास एक कॉम्पिटेंट इंजीनियर होना चाहिए जो कि वो स्टैंडर्ड्स को रीड करके प्रॉपर टेस्टिंग अपनी फैक्ट्री में कर सके। इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए हम किसी भी अकाउंट्स वाले को या किसी सेल्स वाले को वो अथॉरिटी नहीं दे सकते। ये एक बड़ी कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है BIS की तरफ से। इसके बाद आ जाता है कि आपकी फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन हो रहा है, सपोज आप शूज बना रहे हैं, अब शूज के लिए जो आपका रॉ मटेरियल आया, रॉ मटेरियल के ऊपर आपने प्रोसेसिंग की, कुछ मशीनरी से उसके ऊपर काम किया, अलग अलग पार्ट्स को जोड़ा, असेंबल किया, पेस्टिंग किया, हीट किया, मोल्ड किया, जो भी आप प्रोसेस कर रहे हैं वो सारा का सारा प्रोसेस आपका एक सिमिलर फैक्ट्री में होना चाहिए। अगर इन केस आप कोई एक पर्टिकुलर पार्ट को आउटसोर्स कर रहे हैं, सपोज आप पेस्टिंग बाहर से करा रहे हैं या
सोल बाहर से लगवा रहे हैं, वो पर्टिकुलर सेक्शन को आपको अपनी एप्लीकेशन में हाईलाइट करना पड़ेगा। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स को आपको ये बताना पड़ेगा कि ये सारा प्रोसीजर जो है इसमें से कुछ पार्ट हम आउटसोर्स करवाते हैं, और उस आउटसोर्सिंग के लिए आपको पूरा एक ब्रीफ देना पड़ेगा, क्या पार्ट करवाते हैं, किससे करवाते हैं, वो कहाँ पे उनकी फैक्ट्री है जहां से आप ये करवा रहे हैं। तो ये बेसिक थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन है कि ये सब चीजें अगर आपके पास हैं और आप कंप्लाई करते हैं, फिर आप BIS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक बार फिर शॉर्ट में रिपीट कर देता हूं। मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये लाइसेंस है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर्स, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स ये लोग नहीं आते हैं। आपकी हर फैक्ट्री के लिए एक पर्टिकुलर BIS लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा। हर फैक्ट्री में जो भी प्रोडक्ट्स आप बना रहे हैं वो आपको एनालाइज करने पड़ेंगे। आपके पास हर फैक्ट्री में एक लेबोरेटरी होनी चाहिए जहां पे आप अपने प्रोडक्ट को टेस्ट कर पाए। आपके पास एक टेस्टिंग पर्सन होना चाहिए जो कि आपके प्रोडक्ट को टेस्ट करे और उसको प्रॉपर एज पर द BIS नॉर्म्स उसको प्रॉपर वे में मेंटेन करे रिकॉर्ड्स। रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स तक जो भी आप प्रोसेस कर रहे हैं फैक्ट्री में, वो सारा आपकी एक फैक्ट्री में होना चाहिए। इन केस अगर कोई एक पर्टिकुलर प्रोसेस आप बाहर से ले रहे हैं तो उसके लिए आपको ब्रीफ में देना पड़ेगा किससे बनवा रहे हैं और क्या पर्टिकुलर पार्ट बनवा रहे हैं। अब आ जाते हैं BIS प्रोसीजर के ऊपर। BIS सर्टिफिकेशन लेने के दो तरीके हैं यहाँ पे। एक हम कहते हैं नॉर्मल सर्टिफिकेशन प्रोसीजर एंड वन इज सिंप्लीफाइड सर्टिफिकेशन प्रोसीजर। पहले हम नॉर्मल सर्टिफिकेशन प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस जो आपके शूज के जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं उसमें नॉर्मल सर्टिफिकेशन प्रोसीजर एप्लीकेबल होने वाला है। तो हम इसी पे पहले बात करेंगे, उसके बाद हम सिंप्लीफाइड पे जाएंगे। नॉर्मल प्रोसीजर फॉर द ग्रांट ऑफ BIS लाइसेंस। BIS लाइसेंस लेने के लिए कुछ पर्टिकुलर अलग अलग फेसेस पे हमें वर्क करना पड़ेगा। पहला पार्ट तो ये हो गया आपका कि हमें एक एप्लीकेशन सबमिट करनी है अपनी नियरेस्ट BIS ब्रांच में कि हमें इस अपनी पर्टिकुलर फैक्ट्री के लिए ये नाम है, ये एड्रेस है, और उसमें जो भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन लगती है वो इंफॉर्मेशन देके कि हमें इस फैक्ट्री के लिए लाइसेंस चाहिए, उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। पर्टिकुलर ब्रांच ऑफिस का यहाँ पे अगर हम बात करें तो इंडिया में ऑलमोस्ट देयर आर मोर देन 30 ऑफिसेस फॉर BIS। जैसे गाजियाबाद वालों के लिए गाजियाबाद में ऑफिस है, जम्मू कश्मीर में जम्मू में ऑफिस है, हिमाचल में पंचकुला में ऑफिस है, चंडीगढ़ में एक पंजाब का ऑफिस है। तो हर रीजन में अलग अलग BIS अथॉरिटीज के ऑफिस हैं। तो आपका जो भी नियर बाय रीजनल आपका ऑफिस पड़ता है आपको वहां पे अप्लाई करना है। इसमें अदर स्टेट में जाके आप नहीं अप्लाई कर सकते या हेड ऑफिस में आप नहीं अप्लाई कर सकते। तो इसीलिए आपको बड़ा ध्यान रखना है कि ब्रांच ऑफिस में ही आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है। एप्लीकेशन फाइल होने के बाद जब आपने पूरा प्रॉपर एक एप्लीकेशन सेट, उनको सेट ऑफ डॉक्यूमेंट, जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो इंफॉर्मेशन आपने BIS ऑफिसर्स को सबमिट कर दिया, उसके बाद BIS की तरफ से आपके पास एक ऑडिटर आएंगे। वो ऑडिटर साइंटिस्ट लेवल ऑफिसर्स होते हैं जो कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के एनरोल्ड एम्प्लॉयज होंगे। ऑडिटर्स आपकी फैक्ट्री में ऑडिट करने के लिए आएंगे। जो भी इंफॉर्मेशन आपने एप्लीकेशंस में दिया होगा वो सारा इंफॉर्मेशन वो वेरीफाई करेंगे कि आपकी प्रॉपर फैक्ट्री है, आप प्रॉपर प्रोडक्शन कर रहे हैं वहां पे, आपके पास प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हैं उस चीज को बनाने के लिए, आपके पास प्रॉपर टेस्टिंग फैसिलिटीज हैं उस प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए, आपके जो टेस्टिंग पर्सन्स हैं वो वेल कॉम्पिटेंट हैं उन नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए, प्रोसीजर्स को फॉलो करने के लिए जो BIS ने दिए हैं। इसके बाद ऑडिटर आपकी फैक्ट्री में जो आपने इन हाउस टेस्टिंग लेबोरेटरी लगाई होगी उसमें कुछ सैंपल्स को टेस्ट करेंगे। वो सैंपल्स को एज पर द BIS स्टैंडर्ड्स और आपके जो क्वालिटी इंचार्ज होंगे या आपके जो टेस्टिंग पर्सन्स होंगे उनके द्वारा ही टेस्ट करवाया जाएगा। BIS ऑफिसर सिर्फ वेरीफाई करेंगे और ये जब वो टेस्टिंग करवाने के लिए कहेंगे इसमें सारी चीजें वेरीफाई हो जाएगी कि उनको टेस्टिंग आती है नहीं, आपकी मशीनें प्रॉपर है नहीं, आपको टेस्टिंग मेथड्स का आइडिया है नहीं, आप रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं या नहीं, ये सारी चीजें वो वेरीफाई कर लेंगे। इसके साथ ऑडिटर आपसे कुछ सैंपल्स भी विड्रॉ करेंगे आपकी प्रोडक्शन से। वो सैंपल्स, सपोज हम शूज की बात करें तो सपोज हमसे वो 5 पेयर ऑफ शूज लेके जाएंगे। वो 5 पेयर ऑफ शूज या 8 पेयर ऑफ शूज
वो BIS की रिकॉग्नाइज्ड लेबोरेटरीज में भेजेंगे टेस्टिंग पर्पस के लिए। Sorry for the interruption, Yes. but I think you should be addressing component subject more rather than addressing the So issue. this is very similar. This is very similar. Yeah, this is. I understand this is very similar. Okay, I'll but use the word when you component. come to the raw materials, when you come to the processes, yeah, so components become a different story. Yeah, but the procedures and the system how you can get the certification, that is exactly similar, whether it is a footwear or whether it is a component. The guidelines how you can get the certification or what I'm telling you, the procedure, that is exactly the same thing. मैं इसमें फिर आपको ब्रीफ कर देता हूँ। जो प्रोसीजर है BIS लाइसेंस लेने का फुटवेयर्स के लिए और उसके कंपोनेंट्स के लिए, इट्स सिमिलर। No, that is well understood. But then in certain areas, the processes and the procurement. No issue, sir. That in the end of the session, we will take the questions जो भी आपके होंगे, we'll discuss on that, sir. Shall I continue, sir? Yes. Okay. Yes, please. Okay जी। हमारे जो टेस्टिंग के लिए सैंपल्स ड्रॉ होंगे, जो BIS की लेबोरेटरीज में जाएंगे, वो सैंपल्स BIS की लेबोरेटरीज कंप्लीटली एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड उसको टेस्ट करेगी और उसके टेस्टिंग के बिहाफ पे एक रिपोर्ट फाइल करेगी BIS अथॉरिटीज को। अगर आपके जो सैंपल्स ड्रॉ हुए हैं, जो भी कंपोनेंट्स के लिए सैंपल ड्रॉ हुए हैं BIS की तरफ से, अगर वो सारे एज पर द BIS स्टैंडर्ड पास हो जाते हैं, फिर आपको BIS लाइसेंस ग्रांट करेगा। अब मैं इस प्रोसीजर को एक बार शॉर्ट में ब्रीफ कर देता हूं आपको फिर से, ताकि थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए। सबसे पहले हमें BIS के लिए एक एप्लीकेशन फाइल करनी है BIS अथॉरिटीज में। BIS की तरफ से एक ऑडिटर आएंगे हमारी फैक्ट्री में, जो कि सारा वेरिफिकेशन करेंगे, हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, हमारी टेस्टिंग फैसिलिटीज, हमारे क्वालिटी पर्सन्स, टेस्टिंग पर्सन्स, वो सारा देखेंगे। कुछ टेस्टिंग के लिए सैंपल्स वो भेजेंगे इंडिपेंडेंट लैब में, जो कि BIS अप्रूव्ड लैब्स होंगी। वहां पे आपके प्रोडक्ट का टेस्ट होगा। टेस्ट होने के बाद एक रिपोर्ट इश्यू होगी, जो कि डायरेक्टली BIS अथॉरिटीज के पास जाएगी। अगर आपका कंपोनेंट उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में या उस पर्टिकुलर कंप्लायंस में पास हो जाता है, तो आपको उस पर लाइसेंस ग्रांट होगा। इसके बाद हम बात करते हैं सिंप्लीफाइड प्रोसीजर फॉर द ग्रांट ऑफ BIS लाइसेंस। नॉर्मल प्रोसीजर और सिंप्लीफाइड प्रोसीजर, आप वर्ड से ही जज कर सकते हैं कि सिंप्लीफाइड मींस कि कहीं ना कहीं कोशिश की गई है उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए। हालांकि अभी जो कंपोनेंट्स की हम बात कर रहे हैं, जो कंपोनेंट्स BIS में कवर होने जा रहे हैं, अभी सब कंपोनेंट्स पे ये सिंप्लीफाइड प्रोसीजर कंप्लाई नहीं करता है। हमें नॉर्मल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा। बहुत कम ऐसे कंपोनेंट है जिसपे सिंप्लीफाइड एप्लीकेबल है, बट स्टिल इसका भी हम आपको पूरा ब्रीफ दे देते हैं। सिंप्लीफाइड प्रोसीजर में सबसे पहले आप किसी भी BIS अप्रूव्ड लैब से, किसी भी BIS मान्यता प्राप्त लैब से आप अपना कंपोनेंट को टेस्ट करवाएं, अपने फुटवेयर को टेस्ट करवाएं। टेस्ट की रिपोर्ट आपके पास आएगी। उस रिपोर्ट के बाद आप BIS में एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे, जैसे हमने नॉर्मल प्रोसीजर में फाइल किया था। एप्लीकेशन फाइल करने के साथ आप उस टेस्ट रिपोर्ट की कॉपी भी BIS अथॉरिटीज को देंगे। BIS अथॉरिटीज आपके पास विजिट करने आएगा, आपकी फैक्ट्री विजिट करेगा। आपकी फैक्ट्री विजिट करने से पहले वो आपकी सारी फाइल वगैरह सब चेक कर लेंगे। जो रिपोर्ट आपने दी है वो भी चेक करेंगे कि आपने जो रिपोर्ट सबमिट की है BIS लैब से, वो प्रॉपर रिपोर्ट बनी है, सारा उसमें पार्ट कवर है या नहीं, आपका सैंपल पास हो रहा है या फेल हो रहा है। ये सारा चेक करने के बाद वो एक ऑडिट करेंगे आपकी। ऑडिट के टाइम पे भी वो कुछ सैंपल्स ड्रॉ करेंगे, जैसा नॉर्मल प्रोसीजर में हुआ था, सिमिलर वैसी ही ऑडिट होगी। वो सारा आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर्स, टेस्टिंग प्रोसीजर्स, हर चीज वो चेक करेंगे और कुछ सैंपल्स आपसे लेके जाएंगे। वो सैंपल्स फिर टेस्टिंग के लिए आगे जाते हैं, बट उस सैंपल की रिपोर्ट की वो वेट नहीं करेंगे। चाहे वो लैब 10 दिन में टेस्ट करे या 50 दिन में टेस्ट करे, उसकी रिपोर्ट की वेट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने इनिशियल लेवल पे एक टेस्ट रिपोर्ट सबमिट कर दी है, उसके बिहाफ पे आपको लाइसेंस ग्रांट हो जाएगा। इस प्रोसीजर में फायदा ये है कि आप कहीं ना कहीं एक टाइम सेव कर लेते हैं। पहले ही अपना सैंपल को टेस्ट करवाइए, BIS की एप्लीकेशन फाइल कीजिए, ऑडिट करवाइए और आपको लाइसेंस तुरंत मिल जाता है। नॉर्मल प्रोसीजर में ऑडिट के बाद जो सैंपल टेस्टिंग होने के लिए जा रहा है,
उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है टेस्टिंग पार्ट में, तो थोड़ा टाइम सेविंग है सिंप्लीफाइड प्रोसीजर। बट कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे आप 2 बार टेस्टिंग करवा रहे हैं, आप देख सकते हैं पहले पार्ट में भी आप इंडिपेंडेंट टेस्टिंग करवा रहे हैं बाहर से, उसके बाद बीआईएस अथॉरिटीज फिर से आपसे सैंपल लेके जाएंगी, उसकी भी टेस्टिंग होगी। तो जो टेस्टिंग पार्ट है यहाँ पे डबल हो रहा है, इसलिए आपका कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस भी डबल हो जाएगा टेस्टिंग से रिलेटेड। बाकी जो बेसिक प्रोसीजर है वो सारा सेम रहेगा, सिमिलर वे ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है सारा, उसमें ऑडिट पर्पस सारा सेम होगा, बाकी चीजें सब सेम रहेगी। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली क्या रिक्वायरमेंट होता है, कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो हमें बीआईएस अथॉरिटीज को सबमिट करने पड़ते हैं। ये डॉक्यूमेंटेशन पार्ट दोनों में सिमिलर रहता है, नॉर्मल प्रोसीजर जो है सर्टिफिकेशन का या सिंप्लीफाइड प्रोसीजर है, दोनों में सिमिलर रहेगा। सबसे पहला है हमारे पास कंपनी या आपकी जो फैक्ट्री है उसका रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट। तो बेसिकली हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं, ये जो डॉक्यूमेंट हम दे रहे हैं, ये जो फाइलिंग हम कर रहे हैं बीआईएस लाइसेंस के लिए, इसका लाइसेंस आपको फैक्ट्री के लिए मिलेगा। तो उस फैक्ट्री का जो भी एक लीगल डॉक्यूमेंट है, उसकी रजिस्ट्रेशन हो गया, उसका बिजनेस लाइसेंस हो गया, एमएसएमई सर्टिफिकेट हो गया, ये सारी तरह के जो डॉक्यूमेंट है वो आपको सबमिट करने पड़ेंगे। सपोज किसी की फैक्ट्री रेंट बेसिस पे चल रही है तो उनको रेंट एग्रीमेंट, किसी की लीज पे है तो उनको लीज डॉक्यूमेंट, किसी का अपनी जमीन पे अपनी फैक्ट्री है तो उसके रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट, इस तरह के जो डॉक्यूमेंटेशन है वो हमें देना पड़ेगा इसमें। ये ऑथेंटिकेशन हो जाएगा कि ये फैक्ट्री आपकी है और आपसे बिलोंग करती है। सेकंड, इसमें एक एप्लीकेशन फॉर्म है। एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ बेसिक चीजें रहती हैं, आपकी फैक्ट्री का पूरा नाम, आपकी फैक्ट्री का पूरा एड्रेस, अगर आपका कहीं अलग आपने ऑफिस बना रखा है, किसी और सिटी में आपने ऑफिस बना रखा है, हेड ऑफिस आपका है कहीं, अगर उसकी इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हैं वो इंफॉर्मेशन आप उसमें दे सकते हैं। किस किस पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए या प्रोडक्ट के लिए आपको बीआईएस लाइसेंस अप्लाई करना है, ये उस एप्लीकेशन फॉर्म में बहुत क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा। वो प्रोडक्ट किस इंडियन स्टैंडर्ड के अंदर आता है, वो इंडियन स्टैंडर्ड वहां पे बताना पड़ेगा। आपकी जो टॉप मैनेजमेंट है, आपके डायरेक्टर्स हैं, आपके ऑनर्स हैं, उनका इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। आपका जो टेस्टिंग डिवीजन में जो देखते हैं, आपकी जो टेस्टिंग करते हैं, जो टेस्टिंग पर्सन्स हैं या जो क्वालिटी पर्सन्स हैं, उनका इंट्रोडक्शन उसमें देना पड़ेगा। तो एक बेसिक सा एक फॉर्म है जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन फिलअप होती है। तीसरे नंबर पे हमारा आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विद फ्लो चार्ट। आप जो भी कंपोनेंट बना रहे हैं अपनी फैक्ट्री में या जो भी प्रोडक्ट आप फैक्ट्री में बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स तक जो भी आप प्रोसेस कर रहे हैं उस कंपोनेंट को बनाने के लिए, उसका एक पर्टिकुलर प्रोसेस फ्लो चार्ट आपको देना पड़ेगा कि हमारा पहला प्रोसेस ही है, सेकंड प्रोसेस ही है, फिर फिनिशिंग कर दी, फिर उसमें कुछ और वर्क कर दिया और फाइनली हमारा कंपोनेंट तैयार हो गया। जो भी एक स्टेप्स आपके प्रोडक्शन के होते हैं वो पूरा ब्रीफ करना पड़ेगा। नंबर 4, मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी। जो भी प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है उस प्रोसेस को करने के लिए आपके पास कौन कौन सी मशीनरी इंस्टॉल्ड है, उसकी आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देनी होगी। उसमें कौन सी मशीन है, किस काम आती है, क्या उसकी कैपेसिटी है, कितना मटेरियल वो बना पाती है, कितना काम वो कर पाती है मशीन, एक बेसिक इंट्रोडक्शन उसमें देना पड़ेगा। इन सभी जो भी मैं डॉक्यूमेंट्स आपको बता रहा हूँ सबके लिए बीआईएस ने ऑलरेडी फॉर्मेट्स डिसाइड कर दिए हैं, सारे फॉर्मेट्स आपको मिल जाएंगे। इट्स वेरी इजी, आप सब फॉर्मेट्स में अपना इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। नंबर 5 पे है टेस्टिंग इक्विपमेंट्स एंड कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट। आप अपनी फैक्ट्री में जो भी एक छोटा सा लेबोरेटरी सेटअप लगा रहे हैं जहां पे आप अपनी रूटीन टेस्टिंग करेंगे, कौन कौन से टेस्ट आप कर रहे हैं, कौन कौन से टेस्टिंग इक्विपमेंट्स हैं आपके पास, क्या उनकी टेस्टिंग रेंज है, क्या कैपेबिलिटीज है, क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं, ये सारी इक्विपमेंट्स प्रॉपर एक एनएबीएल अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन से कैलिब्रेटेड है या नहीं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी होगी। तो इसमें दोनों मेजर पार्ट्स आ गया आपके। नंबर 4 पे मशीनरी, आपकी बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, और नंबर 5 में टेस्टिंग इक्विपमेंट्स, आपकी टेस्टिंग फैसिलिटीज जो आपके पास इन हाउस है। नंबर 6, एग्रीमेंट ऑफ आउटसोर्सिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस इफ एप्लीकेबल।
जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को आउटसोर्स कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन ऐसा है जो आप बाहर से बनवा रहे हैं या बाहर से उस पर काम करवा रहे हैं, उसका एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन आपको देना पड़ेगा। क्या काम आप बाहर से किसी और थर्ड पार्टी से करवा रहे हैं, किस थर्ड पार्टी से करवा रहे हैं, उसके साथ आपका कोई एग्रीमेंट हुआ है उस चीज को लेके, वो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको देना पड़ेगा। उस पर्टिकुलर पार्ट्स के लिए कैसे आप क्वालिटी मेंटेन करते हैं, पार्ट पे काम होने के बाद आपके पास जब वापस आता है उस पर आप कोई टेस्ट करते हैं, तो वो रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको इस पे देनी पड़ेगी। तो किसी भी तरह का ऑपरेशन, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन जो आप आउटसोर्स कर रहे हैं, वो हमें BIS अथॉरिटीज को बहुत ही क्लियरली बताना पड़ेगा। नंबर 7 पे आ जाता है एक्सेप्टेंस ऑफ स्कीम ऑफ इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग एंड एनुअल मार्किंग फीस। इन हाउस फैसिलिटीज हम टेस्टिंग लगा रहे हैं, ये है सिर्फ रूटीन बेसिस की, जो टेस्ट हमें रोज करने हैं, हर 2-4 दिन में करने हैं, या हफ्ते में या महीने में करने हैं। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये BIS अथॉरिटीज डिसाइड करते हैं। इस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं स्कीम ऑफ इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग। स्कीम ऑफ इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग डॉक्यूमेंट में BIS अथॉरिटीज बहुत ही क्लियरली मेंशन करते हैं कौन सा टेस्ट किस फ्रीक्वेंसी में, कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स पे और कब कब आपको करना है। कुछ टेस्ट ऐसे होंगे जो आपको महीने में एक बार करने हैं, कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो आपको हर दिन करने हैं, कुछ टेस्ट ऐसे भी होंगे जो आपको 6 महीने में एक बार या 1 साल में एक बार करने हैं। तो उसका प्रॉपर एक स्कीम आती है, स्कीम ऑफ इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग, वो BIS अथॉरिटीज प्रोवाइड कराते हैं और उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। हम यहाँ पे डिनाई नहीं कर सकते किसी भी चीज को जो BIS अथॉरिटीज के रूल्स एंड रेगुलेशन है रिगार्डिंग द टेस्टिंग। सपोज कोई टेस्ट ऐसा है जो BIS अथॉरिटीज कहती है आपको रोज करना है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं सर हम तो महीने में एक बार करेंगे इस टेस्ट को। सो एक्सेप्टेंस देना यहाँ पे बहुत जरूरी है ऑन द स्कीम ऑफ टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन, STI। दूसरा इसमें आ जाता है एनुअल मार्किंग फीस। एनुअल मार्किंग फीस एक तरह से आपके लाइसेंस के चार्जेस हो गए। हर साल जो आपको BIS जो आपको लाइसेंस दे लिए रन करने के लिए, उसके हर साल एक नॉमिनल फीस उसकी आपको चार्ज करेगी BIS, उसका आपको एक एक्सेप्टेंस देना होता है। अभी ये चार्जेस बहुत सारे कंपोनेंट्स पे डिसाइड नहीं हुए, बट फिर भी एक लमसम अमाउंट अप्रोक्सीमेटली 40,000 to 60,000 के बीच में रहेगा। अलग अलग कंपोनेंट पे अलग अलग अमाउंट रहता है। तो हर साल ये एक फिक्स अमाउंट ऑफ मार्किंग फीस आपको BIS अथॉरिटीज को देनी होगी। ये सब प्रोडक्ट पे अलग अलग रहेगा और इसका भी एक एक्सेप्टेंस मैन्युफैक्चरर्स को देना पड़ेगा कि ठीक है हम ये फीस देने के लिए तैयार। नंबर 8 पे आ जाता है इन हाउस लेबोरेटरी टेस्ट रिपोर्ट एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड। अगर आप सिंप्लीफाइड प्रोसेस या नॉर्मल प्रोसेस दोनों में से किसी में भी फाइल लगा रहे हैं, आपको एक टेस्ट रिपोर्ट बनानी पड़ेगी अपने कंपोनेंट पे, अपने प्रोडक्ट पे। एक टेस्ट कीजिए आप, जो भी आपके पास टेस्टिंग फैसिलिटीज हैं इन हाउस फैक्ट्री में आपने जो लगाई हैं, उस पे आप पूरा प्रॉपर टेस्ट कीजिए, उसकी एक रिपोर्ट बनाइए और वो रिपोर्ट एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड में जो भी टेस्ट उसमें दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको सारा बनाना पड़ेगा। सपोज स्टैंडर्ड में 5 तरह के टेस्ट दिए गए हैं किसी कंपोनेंट पे, तो वो 5 तरह के टेस्ट आप इन हाउस अगर कर रहे हैं तो पांचों की रिपोर्ट बना के आपको BIS अथॉरिटीज को डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट करनी पड़ेगी। अगर कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट ऐसा है जिसमें कि आपको थर्ड पार्टी लेबोरेटरी की जरूरत पड़ती है, अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर टेस्ट है जो कि आप BIS आउटसोर्स कर सकते हैं, तो वो BIS अप्रूव्ड लैब से आप टेस्ट करवा के उसकी रिपोर्ट भी दे सकते हैं। जैसा कि हमने सिंप्लीफाइड प्रोसीजर में देखा था, जो आप पहले पोर्शन पे यहाँ पे जो टेस्टिंग कर रहे हैं, अगर आप सिंप्लीफाइड प्रोसीजर में फाइल लगा रहे हैं तो आपको एक टेस्ट रिपोर्ट देनी पड़ेगी BIS अप्रूव्ड लैब से एप्लीकेशन के साथ। नंबर 10 पे इसमें हमने डाला द अदर इंफॉर्मेशन एज पर द BIS नॉर्म्स, बिकॉज हर चीज को कवर करना इट्स नॉट पॉसिबल, देयर आर मल्टीपल काइंड ऑफ पेपर्स। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हमने अभी डिस्कस किया है। इसके साथ कुछ और भी BIS के फॉर्मेट्स हैं जिसपे हमें इंफॉर्मेशन BIS को फिल करके देना पड़ता है। ये सारा इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, आपकी फैक्ट्री से रिलेटेड, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, आपकी जो क्वालिटी टीम है उससे रिलेटेड,
ये सारा इंफॉर्मेशन रहेगा, इसके बाहर वो कुछ भी चीज आपसे नहीं पूछते हैं। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया डॉक्यूमेंटेशन पे कि क्या डॉक्यूमेंट्स हमें बेसिकली देने पड़ते हैं BIS में एप्लीकेशन फाइल करने के। BIS की जो फैक्ट्री ऑडिट होती है, वेदर इट इज अ सिंप्लीफाइड और अ नॉर्मल, दोनों प्रोसीजर्स में आप किसी भी प्रोसीजर में फाइल लगा रहे हैं, जो फैक्ट्री का ऑडिट होता है उस पर हम थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देते हैं, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत लोगों के मन में रहता है कि ऑडिटर्स हमारे पास आएंगे या साइंटिस्ट लेवल ऑफिसर्स हमारे पास आएंगे तो क्या चेक करेंगे और कैसे करेंगे और कैसे उनको हैंडल करेंगे हम, और क्या क्वेश्चंस वो हमसे पूछेंगे। तो बेसिकली जो BIS की ऑडिट है, हर एक एप्लीकेशन के लिए एक इंडिविजुअल ऑफिसर्स एक दिन के लिए आपके पास आएगा। आपने एक फैक्ट्री में अगर एक एप्लीकेशन फाइल किया है तो एक ऑफिसर आपके पास ऑडिट के लिए आएगा। सपोज सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे के बीच में आपकी ऑडिट होगी। बेसिकली कुछ तैयारी हमें करनी पड़ती है ऑडिट के टाइम पे। एक तो आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए हैं BIS एप्लीकेशंस के साथ, वो सारे डॉक्यूमेंट्स उस टाइम पे अवेलेबल होने चाहिए आपके पास। वो सारी चीज वेरीफाई करेंगे ऑफिसर, हर एक डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे। सबसे पहला इसमें हमें ये तैयारी करनी है कि जो भी प्रोडक्ट के लिए हमने अप्लाई किया है BIS में, उस प्रोडक्ट का हमारे पास सैंपल तैयार होना चाहिए। ऑडिटर्स जब आपके पास आएंगे वो आपसे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के सैंपल लेंगे, जिसको कि वो आपकी फैक्ट्री में आपकी टेस्टिंग पर्सन्स के थ्रू टेस्ट करवाएंगे, और उसी में से कुछ सैंपल्स को वो आउटसाइड टेस्टिंग लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए भेजेंगे। तो हर प्रोडक्ट में आपको कुछ सैंपल्स प्रिपेयर करने हैं और वो सैंपल्स BIS की ऑडिट होने से पहले आपके पास रेडी होने चाहिए। दूसरा, आपके पास जो ऑडिटर्स आएंगे वो आपकी पूरी प्रोडक्शन लाइन चेक करेंगे, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज चेक करेंगे, आप कैसे आपकी पूरी फैक्ट्री का राउंड लेके देखेंगे कैसे आप अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, और आपकी टेस्टिंग फैसिलिटीज भी फैक्ट्री में जो है, जो आपने इन हाउस टेस्टिंग लेबोरेटरी लगा रखी है, वो टेस्टिंग फैसिलिटीज कौन कौन सी हैं आपके पास। टेस्टिंग फैसिलिटीज पूरी है आपके पास, इनकम्प्लीट है, वो प्रॉपर उसमें देखेंगे। जो भी सैंपल्स हम BIS ऑडिट के टाइम पे ऑफर करते हैं ऑडिटर को, चाहे वो इन हाउस हमारी फैक्ट्री में ही टेस्ट करें कुछ या कुछ बाहर टेस्टिंग के लिए भेजें, सभी सैंपल्स का पास होना जरूरी है। अगर कोई सैंपल इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से फेल होता है तो उसमें आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा, वहां पे आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। अगर आपका सैंपल इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से पास हो जाता है, आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं ऑडिट एप्लीकेशन के टाइम पे वो सारे वेरीफाई होने में प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड पाए जाते हैं, जो भी आपने मशीनरी दी है लिस्ट में वो मशीनरी है आपके पास, जो इक्विपमेंट्स के नाम दिए हैं वो इक्विपमेंट्स भी है आपके पास, जिन लोगों के नाम दिए हैं वो लोग भी हैं आपके पास। ये सारी चीजें चेक करने के बाद ऑफिसर्स कुछ सैंपल्स BIS लैब में टेस्टिंग के लिए भेज देंगे और यहाँ पे हमारी ऑडिट कंप्लीट हो जाती है। तो ये कुछ मेन पहलू है जिसपे कि ऑडिटर्स की नजर रहती है। मैं एक बार फिर से ब्रीफ कर देता हूँ। आपकी कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज वो देखेंगे, आपकी कंप्लीट टेस्टिंग फैसिलिटीज वो देखेंगे, आपको कुछ सैंपल्स ऑफर करने हैं ऑडिटर्स को, जिसको कि वो इन हाउस आपकी फैक्ट्री में भी टेस्ट करेंगे और कुछ सैंपल्स बाहर टेस्टिंग के लिए भेजेंगे। आपने जो भी इंफॉर्मेशन BIS अथॉरिटीज को दी है वो प्रॉपर होनी चाहिए, जेन्युइन होनी चाहिए, ऑथेंटिकेटेड होनी चाहिए। वो सारी इंफॉर्मेशन, सारे डॉक्यूमेंट्स को वो वेरीफाई करते हैं। तो ये कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है। अब बेसिकली ये जो लाइसेंस है, जो हमने प्रोसीजर पे बात कर ली, क्या रिक्वायरमेंट्स और क्या डॉक्यूमेंटेशन है, ये सारा वन टाइम आपको वर्कआउट करने के बाद जो BIS का लाइसेंस है वो 1 साल के लिए मिलता है इनिशियली। उसके बाद हर साल आपको इस लाइसेंस को रिन्यू करना पड़ता है। रिन्यू करने के लिए आपके पास दोबारा ऑडिटर्स ऑडिट करने के लिए नॉर्मली नहीं आते हैं। ये एक डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है। जब भी आपका लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है उससे आप 1-1.5 महीना पहले BIS को एक लेटर लिख के दीजिए, एक एप्लीकेशन फाइल कीजिए कि हमारा लाइसेंस इस डेट में एक्सपायर हो रहा है, उस लाइसेंस को रिन्यू कर दिया जाए। उसके साथ कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए होता है।
आपने पिछले 1 साल में कितना प्रोडक्शन किया, ISI मार्क के साथ क्या प्रोडक्शन आपका रहा, उस प्रोडक्शन की डिटेल, कितनी कॉस्ट थी, किन पर्टिकुलर कुछ आपके एसोसिएट्स होंगे या कुछ पर्टिकुलर वेंडर्स होंगे या परचेजर्स होंगे, उनके नाम, कोई ऐसे कुछ आपके जो मेजर परचेजर्स हैं उनके नाम देने पड़ते हैं, किन किन को आपने BIS सर्टिफाइड मटेरियल बेचा है उसमें, ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको देनी है उसमें। तकरीबन 1 महीने का टाइम लगता है, BIS उस लाइसेंस को वापस से रिन्यू कर देती है। रिन्यू करने के जो चार्जेस हैं वो BIS के पर लाइसेंस 1000 रुपीज है, बट एडिशनली जो हमने पहले डिस्कस किया था, हर साल आपको एक एनुअल मार्किंग फीस पे करनी पड़ेगी, वो एनुअल मार्किंग फीस भी इस रिन्यूअल एप्लीकेशन के साथ जाएगी। अब ये लाइसेंस पहले इनिशियली आपको 1 साल के लिए मिला था, बाद में आप इसको 1 साल से लेके 5 साल तक किसी भी पीरियड में रिन्यू करवा सकते हैं। अगर कोई मैन्युफैक्चरर चाहते हैं उनका लाइसेंस 2 साल के लिए आगे रिन्यू हो जाए, 4 साल के लिए रिन्यू हो जाए, 3 साल के लिए, वो उस हिसाब से अपनी एप्लीकेशन में मेंशन करके रिक्वेस्ट दे सकते हैं। इनिशियल जो लाइसेंस है वो 1 साल के लिए ही मिलेगा। रिन्यूअल प्रोसेस में जनरली ऑडिट नहीं होती है, एक आप एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करेंगे और उसके बेसिस पे आपका रिन्यूअल हो जाएगा। दूसरा इसमें मेजर पार्ट है इंक्लूजन। इनिशियली जो हमने एप्लीकेशन फाइल की उसमें हम कुछ एक सेट ऑफ प्रोडक्ट आप जो जिस पे आप BIS लाइसेंस लेना चाहते हैं वो आप मेंशन करते हैं। हो सकता है इन फ्यूचर आपके कुछ नए मॉडल्स, नए कंपोनेंट्स उसमें ऐड हो जाए उस पर्टिकुलर लाइसेंस के अंदर। आपको वो पर्टिकुलर मॉडल्स या वो पर्टिकुलर कंपोनेंट्स जो कि आप अपने लाइसेंस में ऐड ऑन करवाना चाहते हैं, कोई ऐसा पर्टिकुलर ब्रांड है जो ऐड ऑन करवाना चाहते हैं, उसके लिए आपको एक अलग से एप्लीकेशन BIS को देना पड़ेगा। आप उसमें ये मेंशन करेंगे कि हमारे पास ऑलरेडी लाइसेंस है BIS का, ये हमारा लाइसेंस नंबर है, कुछ एक नए मॉडल्स हैं या ब्रांड्स हैं जो कि हम ऐड ऑन करना चाहते हैं हमारे लाइसेंस में। उसके लिए एक आपको सिंपल एप्लीकेशन और कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, जिसका कि BIS एक बड़ा नॉमिनल फीस चार्ज करता है, 5000 रुपीज पर एप्लीकेशन या पर रिपोर्ट पर वैरायटी आप बोल सकते हैं। उसके बिहाफ पे आपका नए मॉडल्स या नए ब्रांड्स उसमें इंक्लूड होते रहेंगे। बिकॉज ये बहुत सारे जनरल लोगों में कंफ्यूजन रहता है कि सर एक बार लाइसेंस लेने के बाद कुछ नई चीजें अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो उनको BIS के लाइसेंस में कैसे ऐड ऑन करवाएं। तो इसका ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है, इंक्लूजन हम इसको कहते हैं, इंक्लूजन इन द BIS लाइसेंस। आप अपने प्रोडक्ट का एक एप्लीकेशन दीजिए, उसमें सारा ब्रीफ दीजिए, कौन से नए मॉडल्स हैं, कौन से नए आपके ब्रांड्स हैं, और उसका एक नॉमिनल सा चार्ज रहता है जो BIS अथॉरिटीज आपसे करेंगे और उसको ऐड ऑन कर देंगे। अब बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस की, कि BIS में मेजर एक्सपेंसेस क्या होता है हमारा, जो BIS सर्टिफिकेशन के लिए हमें चार्ज करती है BIS अथॉरिटीज। सबसे पहला एप्लीकेशन फीस। एप्लीकेशन फीस आपका पर एप्लीकेशन 1000 रुपीज है। ये आपको ऑनलाइन BIS में पे करना पड़ता है। ऑनलाइन आप नेट बैंकिंग से, अपने क्रेडिट कार्ड, अपने डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं। ये कैश में, बाय चेक और बाय DD नहीं सबमिट होगा, सिर्फ ऑनलाइन ही आप पे कर सकते हैं, आइदर बाय नेट बैंकिंग, बाय डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। ऑडिट चार्जेस 7000 रुपीज आपका पर एप्लीकेशन लगेगा। आप जितनी भी एप्लीकेशन फाइल करेंगे उस हिसाब से ये चार्जेस रहेंगे। अगर आप एक एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं तो 7000, अगर आप 2 एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो ये 14000 हो जाएगा। और सिमिलर वे में सारे एक्सपेंसेस ऑनलाइन ही सबमिट होंगे, नो कैश, नो डिमांड ड्राफ्ट और नो चेक। मिनिमम एडवांस मार्किंग फीस, हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया। एनुअली हर साल BIS आपसे एक मार्किंग फीस चार्ज करेगी। ये मार्किंग फीस, हाँ जी, हेलो हेलो, somebody wanted to या say something. यस प्लीज, Okay, continue. या
अभी मार्किंग फीस बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे BIS अथॉरिटीज वर्कआउट कर रहा है और बहुत सारे प्रोडक्ट पे अभी तक डिफाइंड नहीं हुआ है। बहुत ही जल्दी इस पे क्लियर एक कंफर्मेशन BIS अथॉरिटीज की तरफ से आ जाएगा। जनरली हमारे अनुमान के हिसाब से ये चार्जेस तकरीबन 40,000 से लेके 60 या 65,000 के बीच में रहेंगे, एनुअल चार्जेस हर प्रोडक्ट पे। ये भी आपको डायरेक्ट BIS अथॉरिटीज को ही पे करना है और ऑनलाइन पे करना है। लाइसेंस फीस 1,000 रुपीज पर लाइसेंस, हर लाइसेंस पे 1,000 रुपए लाइसेंस फीस आपसे चार्ज की जाएगी। सैंपल टेस्टिंग फीस, जैसा हमने प्रोसीजर्स में देखा था, BIS ऑफिसर्स जो सैंपल लेके जा रहे हैं आपसे और जो आउटसाइड लैब से वो टेस्ट करवाएंगे, BIS अप्रूव्ड लैब से आपका प्रोडक्ट टेस्ट करवाएंगे ऑडिट के बाद सॉरी उसके जो भी टेस्टिंग चार्जेस हैं वो आपको पे करने पड़ेंगे। ये भी अभी BIS अथॉरिटीज की तरफ से डिसाइड होना पेंडिंग है। जैसे डिसाइड हो जाएगा विल गिव यू अ बेसिक इंफॉर्मेशन ऑन दिस, हम आपसे शेयर कर देंगे। लेकिन यहाँ पे ये जो पॉइंट नंबर 1, 2 और 3 है, जिसको हमने एक ब्लू कलर में मार्क कर रखा है, ये तीनों फीस आपकी एडवांस में जाएंगी जब आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 1,000 रुपीज प्लस 7,000 रुपीज 8,000 प्लस एनुअल मार्किंग फीस जो भी आपके चार्ज रहेंगे, ये आपको एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं उस टाइम पे आपको पे करनी है। और ये सारी फीस नॉन रिफंडेबल रहेगी। इनकेस आपको लाइसेंस बाद में नहीं मिलता है, आपका प्रोडक्ट फेल हो जाता है, आपकी टेस्टिंग में प्रोडक्ट फेल हो जाता है, या अगर आप ऑडिट में कॉम्पिटेंट नहीं पाए जाते, किसी भी कंडीशन में ये नॉन रिफंडेबल है। लाइसेंस फी और सैंपल टेस्टिंग फी ये आपको एट द टाइम ऑफ लाइसेंस पे करनी है, जब आपको लाइसेंस ग्रांट होगा। अभी MSME के लिए बेसिकली BIS अथॉरिटीज की तरफ से और आप कह सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम चल रही है, जिसपे कि ये सब चार्जेस के ऊपर आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप अपना एप्लीकेशन फाइल करते हैं, हर फीस के ऊपर आपको 20% डिस्काउंट गवर्नमेंट दे रही है। ये स्कीम बेसिकली कोविड सिचुएशन को देखते हुए चलाई थी, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा आगे आके अपना लाइसेंस लें, और कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी हुआ है हमारी इंडस्ट्रीज पे, तो उसको नजर करते हुए ये कुछ 20% का डिस्काउंट गवर्नमेंट अथॉरिटीज दे रहे हैं। वी बिलीव दिस विल कंटिन्यू फॉर अनदर 6 मंथ, अगले 6 से 8 महीने अभी और चलेगी ये स्कीम, और हो सकता है कि उसके बाद BIS अथॉरिटीज ये स्कीम बंद कर दे 20% डिस्काउंट का। बट अभी ये स्कीम वैलिड है, 20% डिस्काउंट इस पे मिल रहा है। इसमें कुछ चीजें और भी हम आपको बता दें। जो टेस्टिंग फैसिलिटीज है, आपको जो इन हाउस टेस्टिंग लेबोरेटरी लगानी है, उसमें भी एक BIS का सर्कुलेशन है, सर्कुलर आया है BIS का। अगर कुछ MSME यूनिट्स मिल के काम करना चाहते हैं, सपोज हमारा एक इंडस्ट्रियल एरिया में कुछ 4-5 लोग हैं जो कंपोनेंट्स बनाते हैं और जो BIS के लिए एप्लीकेशन फाइल करते हैं, वो मिलके एक लेबोरेटरी सेटअप में भी अपना टेस्टिंग कर सकते हैं। मींस 4 या 5 फैक्ट्रीज मिलके किसी भी एक फैक्ट्री में या एक जगह पे एक लेबोरेटरी सेटअप कर ले और वहां पे सारी टेस्टिंग अपनी कर ले, 5 लोग मिलके। तो ये फैसिलिटीज भी अभी चल रही हैं। लोग कंबाइन इन कॉम्बिनेशन भी अपना एक लेबोरेटरी सेटअप करके उसमें अपनी टेस्टिंग रूटीन में कर सकते हैं। अगर किसी को ऐसा लगता है कि इन हाउस टेस्टिंग फैसिलिटीज में कॉस्ट आपकी है, आपको इक्विपमेंट्स परचेज करने पड़ेंगे और ये एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है, तो आप 2, 4, 5 लोग मिलके भी एक लेबोरेटरी सेटअप कर सकते हैं। यही बेसिक इंफॉर्मेशन था BIS अथॉरिटीज की तरफ से। जो भी एक प्रोसीजर रहता है सर्टिफिकेशन का, एप्लीकेशन कैसे फाइल करनी है, कौन से प्रोसीजर्स हैं उसमें, क्या बेसिक डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, आपकी ऑडिट कैसे रहेगी, क्या खर्चे होंगे, ये उस चीज पे एक बेसिक हमने आपको इंट्रोडक्शन सारा दिया है। इनकेस अगर आपको कोई भी इस पे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए, आप इफ्कोमा में कांटेक्ट कर सकते हैं वर्मा जी से। अगर आपको ये PPT का कॉपी भी चाहिए, वी कैन शेयर विद यू, हम सब लोगों के साथ शेयर कर देंगे ये इन्फॉर्मेशन। और इसके साथ और भी जो भी हमारे पास रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन रहेगी वो हम इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर देंगे, ताकि सभी मेंबर्स के पास ये एक बेसिक PPT रहे, उनको ये अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा ईजी हो जाए। So that is all from our side.